मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि इस जीने की बजाय तो अगर मैं मर जाऊं वो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे अंदर वो कमजोरी आ गई और मैंने सुसाइड का प्लान बना लिया और मैं उस प्लान को अंजाम देने वाला था। रात का समय था, लगभग 12 बजे का समय था। उस वक्त मेरे पिताश्री के वो शब्द मेरे कानों में गूंजे कि संघर्ष ही जीवन है, आत्महत्या करना तो कमजोरों का काम है। वो शब्द जैसे ही कानों में गूंजे, मैंने मेरे प्लान को चेंज कर दिया और मैं करीब 2 घंटे बैठा बैठा रोया। संदेश सीएलसी के संयोजन से पेश करते हैं सूरमा द लीजेंड्स ऑफ शेखावाटी। और आज इस कड़ी में एक ऐसी शख्सियत का परिचय हम आपसे करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक समय आत्महत्या करने तक की सोच ली। जीवन में आई कठिनाइयां और शारीरिक समस्याओं के कारण जिस व्यक्ति ने जीवन को समाप्त करने तक के बारे में सोचा, उसी क्षण उसे अपने पिता के शब्द याद आए कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। वहां से अपनी शारीरिक समस्याओं को दूर करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव को देखना और उनका अनुसरण करना प्रारंभ किया और उसके पश्चात देश के विभिन्न क्षेत्रों में योग के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से मिलना और योग सीखना, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उस योग से न सिर्फ स्वयं को ठीक किया, अपितु आज अनेकों जीवन के लिए प्रेरणा, अनेकों जीवन के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं। श्री केसर देव, आप पलथाना से आते हैं और जिनके जीवन में गौ सेवा का विशेष महत्व है। माँ गाय के रजधूलि को लेकर उनके चरणों की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाकर केसर देव जी ने स्वयं को गौ माता, उनकी प्रेरणा और मानव सेवा के रूप में एक ऐसा युग्म बनाया, अपने जीवन को एक ऐसा योगमय स्वरूप प्रदान किया कि आज हजारों लोग उनके योगिक क्रियाओं से अपने न सिर्फ जीवन को ठीक कर रहे हैं, बल्कि स्वयं को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में आगे बढ़ाने के प्रयास की ओर उन्मुख हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप शेखावाटी से हैं। हम आपका नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं केसर देव, गांव मेरा पलथाना है, सीकर जिला है, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो परिवार फ्रीडम फाइटर रहा। स्वतंत्रता संग्राम में पूरे परिवार ने जो है वो एक अपनी अलग से जो है वो आहुति दी। मेरे दादाजी जो थे उनका काले पानी की सज़ा उनको हुई। मेरे पिताश्री जो थे उनको भी जेल जाना पड़ा। मेरे ताऊ जी जो हैं उनको भी जेल जाना पड़ा। मेरे चाचा जो हैं उनको भी जेल जाना पड़ा। और परिवार जो है उस वक्त ऐसी स्थिति में आ गया था कि ये लोग बर्बाद हो गए। मेरे दादाजी का नाम तेजाराम जी था और मेरे पिताश्री जो हैं उनका नाम नारायण जी, ताऊ जी जो हैं हरदेवाराम जी और चाचा जो हैं उनका नाम नोपराम जी था। तो पूरा परिवार जो है वो एक स्वतंत्रता संग्राम में अच्छे से भाग लिया हुआ और वहाँ जो संस्कार मिले वो संस्कार ऐसे मिले कि इस तन पे अगर पहला अधिकार है तो वो मातृभूमि का है। हमें हमारे माता पिता से एक ही बात सीखने को मिली कि हमेशा हमें राष्ट्र हित में कुछ करना है। मेरी प्राइमरी तक की शिक्षा जो हुई वो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल जो हुआ करती थी उसमें हमारे कुमाराम जी गुरुजी हुआ करते थे, उनके सानिध्य में हुई। उसके बाद 6ठी क्लास में मुझे कोठारी डाल दिया गया। कोठारी स्कूल सीकर से हम सालासर जाते हैं तो नेछवा के पास में कोठारी स्कूल है। उस ज़माने में कोठारी स्कूल का एक अलग नाम हुआ करता था। वहाँ के संस्था प्रधान जो हैं आदरणीय बैजनाथ जी महाराज जो हैं, जो अभी वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ सरदानाथ जी महाराज के आश्रम के पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे। और उनका जो सानिध्य हमें मिला और हमारे जो अन्य गुरुजन जो थे, जिसमें रघुनाथ जी है,
बसंत जी जोशी हैं, जगदीश जी शर्मा साहब हैं और नथमल जी गुरु जी हैं। यानी उन लोगों का हमें इतना प्यार मिला कि उस प्यार के बारे में हम आपको बता नहीं सकते। यानी इतना प्यार और इतना संस्कार उन्होंने हम में भरने का प्रयास किया। वहाँ से हम 10वीं क्लास में मैं लक्ष्मणगढ़ बगड़िया स्कूल में आ गया। और लक्ष्मणगढ़ बगड़िया स्कूल में जब मैं एडमिशन के लिए, मुझे जो हमारे एक पीटीआई हुआ करते थे बगड़िया स्कूल के, वो मुझे लेकर के गए। और वो जब लेकर के गए प्रिंसिपल साहब के रूम में, जैसे हमने प्रवेश किया तो प्रिंसिपल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बैठिएगा। तो मैं नीचे बैठने लगा। प्रिंसिपल साहब ने मुझे खड़ा किया और खड़ा करके कहने लगे, बोले मैं आपके अंदर वो प्रतिभा देखना चाहता हूँ जो एक समाज को नई दिशा दे। आप में मैं वो प्रतिभा देखना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाएं तो आपकी एक अलग से एक पर्सनालिटी जो है वो झलके। क्योंकि भविष्य में आपको कर्मचारियों से मिलना होगा, अधिकारियों से मिलना होगा, राजनेताओं से मिलना होगा, मंत्रियों से मिलना होगा। तो अगर आप में ये झिझक रही तो आप किसी से भी नहीं मिल सकेंगे। मेरा कहने का पर्याय ये है कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करने में जो मुझे मेरे जो गुरु मिले वो पूरा का पूरा श्रेय मैं सांवर शर्मा साहब के खाते में डालता हूँ। उस वक्त का मेरा जो जीवन जो था, मेरे कपड़े जो हैं उस वक्त धोबी के यहाँ धुल करके आया करते थे, आज के ठीक 50 वर्ष पहले। परंतु उसी वर्ष मेरे पिताश्री जो हैं उनका देहांत हो गया। उसी वर्ष मेरी शादी हुई थी, मेरी हॉस्टल लाइफ थी। मेरी मिसेज जो है उसकी भी हॉस्टल लाइफ थी, वो बगड़ पढ़ा करती थी, मैं लक्ष्मणगढ़ बगड़िया स्कूल में। उम्र मेरी मुश्किल से 14-15 वर्ष की थी। 12 महीने के दौरान मेरी माँ जो है उनका भी देहांत हो गया। मेरी माँ को कैंसर था। एक बहन मेरे से बड़ी थी, 3 बहन मेरे से छोटी थी। मेरा जीवन एक बड़ा संघर्षमय रहा, परंतु मुझे जो कोठरी से जो संस्कार मिले, माता पिता से जो संस्कार मिले और स्काउट गाइड संगठन से मुझे जो संस्कार मिले, उनका मैं हमेशा हमेशा ऋणी रहूँगा। क्योंकि उनकी से जो मुझे संस्कार दिए हुए थे, उन्हीं संस्कारों की बदौलत मैं खड़ा रहा। कभी मैं रुका नहीं, कभी मैंने हार नहीं मानी। मेरे पिताश्री से मुझे जो सीखने को जो मिला था वो गौ सेवा ही नहीं, वो प्राणी मात्र, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, यानी उनको सबसे बहुत ज़्यादा प्यार था। और वो चीज़ मेरे अंदर वहाँ आकर के प्रवेश कर गई। चलता रहा। एक रोज़ मैं और मेरी मिसेज दोनों गाड़ी से जा रहे थे। एक गाय का छोटा बछड़ा जो है वो रोड के किनारे हमारे घर के से थोड़ी दूर पे, जैसे हमने मेन रोड से गाड़ी को टर्न किया तो वहाँ पे वो छोटा बछड़ा जो है वो गिरा हुआ पड़ा था और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। तो मेरे अंदर उसको देख करके और एक ऐसा भाव आया कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। इस विषय को मैंने मेरी मिसेज के साथ शेयर किया और उसने मुझे फटाक से ये कहा कि बिल्कुल करना चाहिए अपने को। मेरे पास 70 बीघा ज़मीन है, ट्यूबवेल है, तो उसने फटाक से मुझे ये कहा कि अपने खेत में खूब होता है, तो इनकी अगर अपन व्यवस्था करते हैं तो कहाँ दिक्कत है। तो उसको लेकर के हमने जो है हमारे घर पे ही हमारी स्वयं की जो 3 बीघा ज़मीन जो साइड में पड़ी है उसमें हमने, जिसको हम इधर मारवाड़ी में ठाण बोलते हैं, सीमेंट के बिलिये जो बने हुए हैं वो हमने रखवाए और वो रखवा करके उसमें हमने चारा डालना शुरू कर दी। एक के बाद एक जानवर वहाँ आना शुरू हो गया। पास में ही पानी की व्यवस्था, तो वहीं पे वो चारा आराम से खाएं और पानी पिएं। अब इसी दौरान
कुछ एक असामाजिक तत्व भी होते हैं जिनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि इन पशुओं को कैसे निकालें, कैसे मारें, कैसे इनको यहाँ से इनका स्थान छुड़वाएं। शाम को 8 बजे का समय था। एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के आया और उसने रात को 8 साढ़े 8 बजे बैठे हुए उन गोवंश पे ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। वो गोवंश वहाँ से भगा, वो उनके पीछे ट्रैक्टर लेकर के दौड़ता रहा। वो वापस अपने घर की साइड आया तो मैं और मेरे छोटा बेटा जो कुलदीप जो है, हमने उसको रोकना चाहा, समझाना का प्रयास किया, परंतु उसकी क्रूरता जो थी वो इतनी रही कि बेटे पे उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। आगे का टायर निकल गया ऊपर से, पीछे का टायर जो है वो यहाँ सीने तक आ गया। फिर उसको भगवान ने कैसे सद्बुद्धि दी, उसने बैक गियर डाला, ट्रैक्टर उस पे से नीचे उतारा। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस का फ़ोन मिला नहीं। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, आदरणीय नरेश जी ठकराल साहब को। कलेक्टर साहब ने जो है एसपी साहब को फ़ोन करके और फोर्स भिजवाई और एम्बुलेंस भिजवाई। बेटे को हम हॉस्पिटल लेकर के आए, उसका सोनोग्राफी हुआ, एक्सरे वगैरह हुए और परिणाम ऐसा निकला कि उसको कहीं कोई चोट नहीं निकली। एसके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये कहा, बोले सर आप पे ऊपर वाले की मेहर है। मैंने कहा सर मेरे पे नहीं, वो जो गोवंश है उसकी बदौलत है ये जो कुछ भी है। मेरी मिसेज जो है वो एक बहुत ही उदार दिल, जिस औरत को हम कहें कभी उसके मुंह से ना शब्द नहीं निकला, परंतु भाग्य से वो बीमार हो गई, उसको साइनस हो गया, साइनस होकर के उसको दमा हो गया। ये बात है लगभग सन 2000 की। उसको साइनस हुआ, इतना भयंकर साइनस हुआ कि वो मुंह से सांस लिया करती थी। उसी दौरान उसका दमा जो है वो भी भयंकर श्वास उठता था उसका। मैंने सीकर दिखाया, सीकर से उसके बाद जयपुर दिखाया। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र मील जो उस वक्त एसएमएस के एचओडी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इसके लंग्स में छिद्र है और इसका लंग्स ट्रांसप्लांट कराना ही इसका उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। और लंग्स ट्रांसप्लांट की व्यवस्था अपने इंडिया में नहीं है। इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा और लगभग इसकी 50 लाख की कॉस्ट आएगी। तो मेरा व्यक्तिगत आपसे ये कहना है कि आप इनकी सेवा करें, इनको डस्ट से बचाएं और ये जैसे चल रहे हैं वैसे इनको चलाएं। मैं अंदर से टूट चुका था क्योंकि बचपन में मेरे माता और पिता चले गए थे। मैं एक अनाथ की ज़िंदगी जो जी रहा था, तो मेरे दिमाग में मेरे बच्चों के प्रति ये भाव आ रहा था कि ये बच्चे भी बिना माँ के हो जाएंगे। इसी दौरान मुझे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आपको आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए। तो हम स्वामी रामदेव जी की शरण में गए। वहाँ से हमने जो इलाज लिया, तो समझाने वाले जो डॉक्टर जो थे, मेडिसिन लिखने वाला डॉक्टर अलग था, मेडिसिन समझाने वाला डॉक्टर अलग था। तो वो कहने लगे, बोले बेटा मेडिसिन तो सारा है और योग इसका इलाज है, अगर तू योगा करेगी तो तू ठीक हो जाएगी। उसके अंदर एक ऐसी वहाँ से चिंगारी उठी कि उसने अपने आप को, मेडिसिन तो लिया, आयुर्वेद का मेडिसिन लिया, परंतु योगाभ्यास करते हुए उसने अपने आप को क्योर कर लिया। अब इस दौरान मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। वहाँ तक सब ठीक चल रहा था, परंतु मेरे बीमार होने के बाद मैंने चारपाई पकड़ ली और मेरी स्थिति वो हो गई कि सीकर के डॉक्टरों ने जयपुर रेफ़र कर दिया। जयपुर वालों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बॉम्बे जो है वो ऑपरेशन का टाइम लिया, परंतु बॉम्बे में हमारे फतेहपुर के एक धानुका जी हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे उस ज़माने में।
तो वो मेरी बहन जो फतेहपुर जिसका ससुराल है उस परिवार से उनका लगाव था, तो धानुका जी से हमने डॉक्टर साहब को कहलवाया। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। धानुका जी ने क्वेश्चन किया, बोले क्यों? बोले इनको और व्याधि हो सकती है। बोले क्या? बोले पैरालिसिस हो सकता है। तो मेरा भांजा वहाँ मौजूद था, उसने फटाक से मुझे फ़ोन करके कहा, बोले मामा ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। मैं अंदर से टूट चुका था। मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि इस जीने की बजाय तो अगर मैं मर जाऊं वो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे अंदर वो कमज़ोरी आ गई और मैंने सुसाइड का प्लान बना लिया और मैं उस प्लान को अंजाम देने वाला था। रात का समय था, लगभग 12 बजे का समय था। उस वक्त मेरे पिताश्री के वो शब्द मेरे कानों में गूंजे कि संघर्ष ही जीवन है, आत्महत्या करना तो कमज़ोरों का काम है। वो शब्द जैसे ही कानों में गूंजे, मैंने मेरे प्लान को चेंज कर दिया और मैं करीब 2 घंटे बैठा बैठा रोया। 5-7 रोज बाद टीवी पे एक कार्यक्रम आ रहा था स्वामी रामदेव जी का। स्वामी रामदेव जी महाराज का स्पाइनल पे बोल रहे थे। कुछ एक लोग अपने कमेंट्स दे रहे थे कि मुझे इसमें ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ। तो मेरे को ये देख करके मेरे भी मन में ये हुआ कि मुझे भी इसको करके देखना चाहिए। मुझे उससे रिजल्ट्स मिले और रिजल्ट्स मिल करके और मैं स्वस्थ हुआ। जब मैं स्वस्थ हुआ तब मेरे मन में ये हुआ कि यार योग में तो कोई बड़ी ताकत है। तो मैं डॉक्टर विजय मिश्र जो बनारस के हैं, मैं उनके सानिध्य में गया। डॉक्टर विजय मिश्र से मुझे जो सीखने को मिला वो मैंने सीखा। फिर मैं कर्नाटक के डॉक्टर भार सेठी हैं, मैं उनके सानिध्य में गया। स्काउट गाइड संगठन के माध्यम से एक योगा की एक ट्रेनिंग हुआ करती है नेशनल स्तर पे, जो मध्य प्रदेश पचमढ़ी में जो है उसका सेंटर है, वहाँ भी मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैंने श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी मेरा योग के प्रति शुरू से ही रुझान था, परंतु मुझे इस बात का पता नहीं था कि योग में एक इतनी बड़ी शक्ति होती है। मैं 1994 में रविशंकर जी के साथ ऋषिकेश होली पे था। गुरुवर के साथ में बड़ा आनंद आया। फिर जब रामदेव जी के संपर्क में आ गए तो हमने हरिद्वार से 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, वहाँ जितने भी हमें प्रशिक्षण दिए गए उन प्रशिक्षणों में मैंने पेमेंट के जो प्रशिक्षण है वो मैंने प्राप्त किए। और इन सब को मिला करके और मेरे दिल दिमाग में एक बात हुई कि मैं समाज को कोई एक ऐसा कुछ दूँ। वहाँ से मैंने योग पे काम करना शुरू किया। स्काउट गाइड मुख्यालय जो मारू स्कूल के पीछे, वहाँ पे मैंने योग की क्लास लगाना स्टार्ट किया। इस योग की कक्षा से यहाँ का जो योग सत्र हमने मॉर्निंग का नहीं रखा, हमने इवनिंग का रखा, क्योंकि मॉर्निंग के योग सेशन में एक बीमार व्यक्ति नहीं आ सकता। क्योंकि अगर हम कहें कि 5 बजे आपको आना है तो बीमार व्यक्ति 5 बजे उठ करके नहीं आ पाएगा। परंतु हमने इवनिंग का जो सेशन रखा, गर्मी के टाइम में हमने 5 से 7 का रखा और सर्दी में हमने 4 से 6 का रखा। उसमें हमारे पास जो पेशेंट आए उन पेशेंट का मैं आपको 1, 2, 4 उदाहरण के तौर पे नाम बताना चाहूँगा। दुर्गा देवी, दुर्गा को जो बैक पेन हुआ, स्लिप डिस्क की समस्या हुई, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने जैसे मुझे मना किया वैसे दुर्गा को मना कर दिया। दुर्गा भी हार चुकी। दुर्गा जैसे तैसे किसी के से मेरा से संपर्क में आई और आज दुर्गा की स्थिति वो है कि वो अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी रही है। ये बात लगभग शायद 6 साल पुरानी बातें हैं। ऐसा ही एक बेटी जिसके यूट्रस में ट्यूमर था 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर, बिमला नाम की है, उस बेटी ने मात्र 6 महीने में अपने ट्यूमर को बिना किसी मेडिसिन के योगा से जो है वो डाइल्यूट कर दिया।
जब उसके हस्बैंड आर्मी से छुट्टी लेकर के आए ऑपरेशन करवाने के लिए, उससे जयपुर लेके गए और वहाँ जब जांच की 6 महीने पहले की रिपोर्ट जो थी और 6 महीने बाद में जो रिपोर्ट्स आई वो नॉर्मल आई। इतना ही नहीं, एक बेटी सरिता जो डॉक्टर हैं, उसके हार्ट के इंजेक्शन घट गए। डॉक्टर ने कह दिया कि पेसमेकर लगाना पड़ेगा। वो हमारे संपर्क में आए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ जो सीखा वो उनको करने के लिए कहा कि आप इसको करें और उन्होंने फॉलो किया। आज डॉक्टर सरिता गवर्नमेंट जॉब में है, बेटी अच्छे से अपना जीवन जी रही है, दोनों वाइफ हस्बैंड डॉक्टर हैं। इतना ही नहीं, मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको बता रहा हूँ, वैसे तो हजारों की संख्या में यहाँ से लोग निकल करके गए हैं। रतन जी गिरदावर, कुंडली के रहने वाले, जिनको ब्रेन में ट्यूमर था, लगभग 4 वर्ष पुरानी बात है। एनसी पूनिया के रिश्तेदार हैं, एनसी पूनिया ने यह कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। रतन जी टूट चुके थे। रतन जी मेरे संपर्क में आए। वो दिन और आज का दिन, रतन जी अपना अच्छे से जीवन जी रहे। मैंने कुछ नहीं किया, करने वाली तो वो परम शक्ति है, परंतु गुरुवर एक बात कहा करते हैं, सही तरीका होगा, सही क्रम होगा, नियमितता होगी तो ऐसा दे से ऐसा दे बीमारी से हम निजात पा जाएंगे। ऐसा ही एक मैं आपको एक टिपिकल केस के बारे में और बताना चाहूँगा। रीढ़ की हड्डी में एक वो बीमारी हो गई थी जिसका नाम तो मेरे दिमाग से मिसप्लेस हो रहा है। हड्डी जो है वो अपने आप भुरना शुरू हो गई थी। नागौर का केस है। वो लोग यहाँ आए और उन्होंने, हम उनको रोकना नहीं चाह रहे थे, परंतु उनने जो सुना उसके हिसाब से वो यहाँ रुके और रुक करके और उन्होंने अभ्यास किया और लगभग वो 20 दिन में यहाँ से चल करके गए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, योग में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर आप नियमित योगा अभ्यास करेंगे, आपका तरीका सही होगा, आपका क्रम सही होगा और नियमितता होगी तो ऐसा दे बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मैं कितनी सेवा कर सकूं, भले चाहे वो योग के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से और पेड़ पौधों के माध्यम से। क्योंकि मुझे जो नया जीवन मिला वो योग से मिला, मेरी मिसेज को जो नया जीवन मिला वो योग से मिला। तो मैं तो आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि करो योग, रहो निरोग। आप अगर योगाभ्यास करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मेरे लायक अगर कोई सेवा समझें तो आप मेरे से जब चाहें तब आप सेवा ले सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये काया में मदन माटी राई